सादा इस यूट्यूब क्लास में जो भी क्लास 11वीं का स्टूडेंट है उन सभी का 18 अक्टूबर 2024 को मिड टर्म का एग्ज़ाम है हिस्ट्री का। आपने सुना इतिहास का 11वीं क्लास का, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको ही समझ आ जाएगा कि जो आपका इतिहास का पेपर होने वाला है मिड टर्म का, वो किस तरीके से पेपर पैटर्न आएगा, किस तरीके से आंसर आपको देखने को मिलेंगे। पूरा डिटेल में सोल्व करवाया जाएगा। वीडियो एंड तक देख लेना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना। वीडियो को लाइक रखना ताकि आप मोटिवेशन बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। करते वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 11वीं का पेपर है इतिहास का, ठीक है, हिस्ट्री का। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे निर्देश जो आपको देखने ज़रूरी है। जो आपका पूरा पेपर होगा उसमें 5 ही खंड होंगे, यानी 5 पार्ट्स होंगे। कै ख घ घ अड़ है। और जो पूरा पेपर होगा उसमें सिर्फ 34 ही क्वेश्चन होंगे। अब जो खंड क्या होगा वो आपका 1 से 21 तक के में रहने वाले हैं। जो 1 से 21 तक के क्वेश्चन है वो खंड क्या में रहेंगे और ये सारे एक नंबर के होंगे, बहुविकल्प यानी आपके MCQ टाइप। उसके बाद खंड ख होगा, ये होगा 22 से 27, यानी जो 22 से 27 क्वेश्चन होंगे वो खंड ख में रहेंगे और ये आपके कितने नंबर के रहेंगे, 3-3 नंबर के, ठीक है। और इसमें आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। अभी कैसे लिखेंगे वो आगे हम बात करेंगे। इसके बाद खंड क्या होगा जिसमें आपके 28 से लेकर 30 तक, यानी कि सिर्फ 3 ही क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ ऊपर वाला करो नीचे वाला, और इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 300 से 350 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 300 शब्दों के बीच बीच में आपको करना है, ठीक है। 300 तो कर लेना है। उसके बाद खंड क्या होगा, इसमें 31 से लेकर 33 तक के आपके स्रोत आधारित, यानी क्या कि पैसेज टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके 3 प्रश्न होंगे, यानी एक पैसेज में 3 प्रश्न होंगे। और जो प्रश्न वाला जो पैसेज होगा वो 4 नंबर का एक पैसेज होगा, ठीक है। बाद खंड अड़ा होगा जो आखिरी होगा क्वेश्चन, इसमें एक 34 वाला जो आपका मानचित्र होगा 5 नंबर का। समझ आ गया। वो बोला गया प्रश्न पत्र में समग्र रूप से कोई विकल्प नहीं होगा, ठीक है, और विकल्प नहीं होगा। कुछ प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन में विकल्प नहीं होगा कि दूसरा छोड़ सकते हो तीसरा, ऐसा नहीं, बस आपको आंतरिक विकल्प होगा, अथवा में ऑप्शन दिया होगा। ओके, अब करते आगे सॉल्व। यही सारे इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में बोले गए हैं। अब पहला, ओगोदेई किसका पुत्र था, यानी जो ओगोदेई था वो किसका पुत्र है, इसमें पूछा गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंगेज़ खां। चंगेज़ खां का पुत्र था। दूसरा, मंगोलिया कहाँ स्थित है, मैंने पूछा मंगोलिया कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, यूरोप में, दक्षिणी अफ्रीका में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एशिया। एशिया में स्थित है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, चंगेज़ खां की मृत्यु कब हुई, यानी जो चंगेज़ खां था उसकी मृत्यु कब हुई थी, सन पूछा गया है। तो इसमें तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1280 में हुई थी, 1280 ईस्वी, ठीक है ये। उसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन द्वारा जबरन बदखल की गई मूल अमेरिकी जनजाति कौन सी थी, इसमें पूछा है कौन सी जनजाति थी जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बदखल की गई थी, ठीक है। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चेरोकी की गई थी। ये चेरोकी है ना, एक जनजाति है, जनजाति का नाम है। पाँचवा, किस वर्ष अमेरिगो डी वेस्पुची का यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ, यानी कब प्रकाशित किया गया था, किस वर्ष में किया गया था, वर्ष पूछा है। तो पाँचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1507, 1507 में किया गया था। उसके बाद छठा, अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी आई क्यों, इन्हें पूछा गया जो अमेरिका में जो मूल निवासी थे उनकी जनसंख्या में कमी क्यों आ गई है, क्या कारण था, कारण पूछा गया। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स्थ का वो हो जाएगा डी, तथाकथित आरक्षण और यूरोपीय लोगों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों में उन्होंने खराब मौसम का सामना करना पड़ा, इस पर अत्याचार हुए, खराब मौसम का सामना करना पड़ा था, ये हुआ करेक्ट आंसर। उसके बाद सातवां, ऑस्ट्रेलिया में सशक्त श्रम देने वाला श्रमिक थे, कौन से श्रमिक थे, ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम देने वाला श्रमिक था, कौन सा श्रमिक थे, सबसे सस्ता। तो सातवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चीनी अप्रवासी सबसे सस्ता देते श्रम, ठीक है, इस तरीके से। और बाद आठवां, पुराने नियमों में इसके संदर्भ के कारण यूरोपीय लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था, क्षेत्र पूछा कौन सा महत्वपूर्ण था। तो इस 8वें में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मेसोपोटामिया। या मेरे याद भी गया, वो पहला चैप्टर में था मेसोपोटामिया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 9वां, क्यूनिफॉर्म किस शब्द से बना है, यानी जो क्यूनिफॉर्म है वो किस शब्द से बना हुआ है, शब्द बताना है। 9वां क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये लैटिन शब्द से बना हुआ है क्यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद 10वां, 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने ले लिया था, किस भाषा ने लिया था वो बताना है भाषा का नाम। तो इसमें होगा ये बी, ठीक है,
अकादीनियन भाषा ही होगी। बाद 11वां, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? विश्वविद्यालय का नाम कहाँ स्थापित किया गया था? जगह का नाम पूछा गया, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी इटली में स्थापित किया गया था यूरोप का। उसके बाद 12वां, ये प्रीस पुस्तक का लेखक कौन है? नहीं, पुस्तक का नाम पूछ लिया, कौन है लेखक। तो इसमें जो लेखक होगा वो होगा डी मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली ये होगा लेखक, ठीक है। उसके बाद 13वां, इसमें बोला गया 19वीं सदी के पूर्ण जागरण के दौरान विकसित हुए कला के रूप को क्या कहा जाता है? ये जो कला हुई थी क्या कहा जाता है? उसमें यथार्थवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यथार्थवाद, याद कर लेना, एक करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला, उस राज्य का नाम बताइए जिसने स्पेन में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। यानी दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? नाम बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फिलिपी द्वितीय ने, ठीक है, फिलिप द्वितीय इसने। जो 15वां, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इनमें से कौन से? नहीं, आधुनिक नाम बताना है मेसोपोटामिया का अभी के समय में जो नाम है वो क्या है? तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर इराक, ख होगा करेक्ट आंसर, कौन सा? ख, ठीक है, इराक। उसके बाद 16वां, टेरा न्यूलियस शब्द का क्या अर्थ है? यानी जो टेरा न्यूलियस है इसका अर्थ क्या है? अर्थ पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से अर्थ वाले भी आ सकते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, जो किसी की नहीं है, ये होगा करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर। अब बात 17वां, राष्ट्रीय श्रम याचना दिवस कब मनाया जाता है? जो नेशनल सॉरी डे है ना, ये कब मनाया जाता है? तो पूछा गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 मई को, ये होगा करेक्ट आंसर, कौन सा? ए, 26 मई। उसके बाद अगला 18वां, ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी? यानी सबसे लंबी नदी पूछी है, तो ये है यांगत्से, ये होगा करेक्ट आंसर ए, ठीक है। और जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित थी? यानी जो जापानी थी, जापान के लोग थे, उनकी कानूनी सोच किस देश की सोच से मिलती जुलती थी, ठीक है, ये पूछा है, किससे प्रभावित थी, ठीक है। उसमें 19वें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चीन से। उसके बाद है लापिस लाजुली था, यानी जो लापिस था वो लाजुली था, क्या था पूछा है? मुद्रा थी, पत्थर था, अनाज था, क्या था? इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो था नीला पत्थर, ठीक है, नीला पत्थर था। उसके बाद अगला 21वां, ये आपका आखिरी होगा खंड ए का, क्या का? कहा जाता है कि गिलगामेश ने जिस शहर पर शासन किया था वो कौन सा शहर था? ये बोला गया है। यानी जो गिलगामेश था उसने किस शहर पर शासन किया? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उरुक। उरुक था एक शहर जिस पर उसने शासन किया था। ओके, इस तरीके से पूछे जाएंगे। उसके बाद खंड ख होगा जो आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, लघु क्वेश्चन। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 18 नंबर का होगा, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन, पहला, पूर्ण जारण काल में मानवतावाद एवं यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है? पूछा गया पूर्ण जारण काल में जो मानवतावाद यथार्थवाद है उससे आप क्या समझते हैं? ये पूछा है 3 नंबर का। अब लिखना कैसे देखते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो मानवतावाद 15वीं शताब्दी में उन अध्यापकों लिए प्रयुक्त जो अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति, निर्देश विषय पढ़ाते थे, ठीक है। इसमें बोला है मानवतावाद क्या है? तो 15वीं शताब्दी में उन अध्यापकों के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं जो मानवतावाद है उन अध्यापकों के लिए प्रयोग किया जाता है 15वीं शताब्दी में, जो अलंकार, शास्त्र, कविता, इतिहास ये सारे चीज़ विषयों का ज्ञान देते थे, पढ़ाते थे, ठीक है। ये बोला गया। ह्यूमैनिटीज़ शब्द से बना है, ये कौन से बना है? ह्यूमैनिटीज़ इस शब्द से बना हुआ है। ऐसे विषय जो धार्मिक ना होकर चर्चा और वाद विवाद से विकसित हुए, नहीं मानवतावाद में ऐसे विषय आते हैं जो धार्मिक ना होकर चर्चा और वाद विवाद से जुड़े होते हैं, ओके। और यह मानव को मानव बोला गया है कि मानव को मानव होने के नाते सम्मान देना, यानी मानव है वो मानव होने के नाते उसको सम्मान दे, ये होता है मानवतावाद। यथार्थवाद होता है शरीर विज्ञान, रेखा, गणित, भौतिक, सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को नया रूप दिया, जिसे यथार्थवाद कहा जाता है, ठीक है, नया रूप दिया था। तो इस तरीके से आपको परिभाषा लिखनी है, 3 नंबर का। इस तरीके से लिखोगे तब भी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। बाकी आप इन्हें पॉइंट्स में लिखोगे कम से कम 3-3 पॉइंट में, ये है तो 2.5 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट इसके, 2 पॉइंट इसके, यानी 3-3 पॉइंट भी लिख दोगे, इसके 3 इसके 3, तब भी आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे, ओके। यानी इसमें आप डिफरेंस बता सकते हो अभिप्राय में, इस तरीके से। उसके बाद अगला
उसके बाद है सन यात सेन कौन थे, यानी जो सन यात सेन थे वो कौन थे। उन्होंने सिद्धांतों की विवेचना की जिसमें चीन में गणतंत्रता की स्थापना में योगदान दिया। आपको बताना है सन यात सेन कौन थे और उसके सिद्धांत की विवेचना करने की क्या सिद्धांत था। ठीक है, अब देखते हैं। तो सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। नहीं, जो आधुनिक चीन है उनके संस्थापक सन यात सेन को माना जाता है। उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की और चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। नहीं, चिकित्सक में विद्वान थे, ये मान सकते हो। सन यात सेन का कार्यकाल 3 सिद्धांत राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवाद को सत्ता से हटाना था। ठीक है, ये था। और समाजवाद लाना जो पूंजीवाद का नियमन करे और भूस्वामित्व बराबरी लाए, यानी भूस्वामित्व में बराबरी लाए। सन यात सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इस तरीके से आप पॉइंट में लिख सकते हो। इसकी में देख सकते हो 1 2 3 4 5 पॉइंट है ना, 3 नंबर का है, तो आप इसी तरीके से पॉइंट लिखोगे आपको नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद अगला 24वां, फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। नहीं, जो फ्रांसीसी समाज था उसमें जो प्रथम वर्ग था उस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। जितना भी आप जानते हो टिप्पणी में ये होता है, जितना भी आप जानते हो उसके बारे में डिटेल में आपको लिखना। 3 नंबर का तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखते हो 24वां इसका आंसर। फ्रांस में क्रांति से पहले एक समय जिसे प्राचीन शासक के रूप में जाना जाता था, समाज को 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें थी एस्टेटस के रूप में जाना जाता था। फर्स्ट एस्टेटस पादरी, यह वो लोग थे जिन्हें पुजारी भी शामिल थे, जो कैथोलिक चर्च और देश के कुछ पहलू को चलाते थे। इसमें बोला गया नहीं, प्रथम वर्ग में वे लोग आते थे जो चर्च में होते थे। नहीं, कह सकते हो आप पादरी वर्ग था इसमें। ठीक है, वे लोग थे जो पुजारी थे, पूजा करते थे, और कैथोलिक चर्च होते हैं उन्हें चलाते थे और देश के पहलुओं को भी चलाते थे। इस तरीके से आपको लिखना है, सिंपल, समझ आ गया। उसके बाद 25वां, चंगेज़ खां की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया। नहीं, जो चंगेज़ खान है उनकी जो सैनिक उपलब्धि थी उनके बारे में बताना है। ठीक है, अब इसमें आपको एक ऑप्शन भी दिया होगा, ऊपर वाला को नीचे वाला। तो पहले चंगेज़ खां की उपलब्धि देखते हैं कौन कौन सी थी सैनिकों की। तो यहाँ पे देख सकते हो सैनिकों की उपलब्धि थी, पहला कुशल घुड़सवार सेना थी, यानी कुशल थी बहुत ज़्यादा। तीरंदाजी में अद्भुत कौशल था, तीरंदाजी भी जानती थी। मौसम की जानकारी होती थी उन्हें पूरी कि क्या होने वाला, कौन सा मौसम होगा। घेराबंदी की नीति थी, उन्हें घेराबंदी करनी आती थी, उसमें माहिर थे। और नेप्था बमबारी की शुरुआत थी, यानी जो नेप्था बमबारी थी। हल्के चल उपरस्कों का निर्माण था, यानी जो हल्के चल थे उपरस्करों का निर्माण था। और अन्य उपयुक्त बिंदु भी आप इसमें लिख सकते हैं। इस तरीके से बिंदु लिखने के अच्छे गुस्सो आते, तीरंदाजी माहिर थे, मौसम की जानकारी रखते थे, घेराबंदी की उनको बहुत सारी अच्छी नीति थी, उन्हें याद थी सारी। इस तरीके से पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद इसका अथवा वाला यास क्या था, यानी आपको बताना यास क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे, यानी अर्थ में परिवर्तन आए तो क्या कारण होगा, इस तरीके से आपको बताना है। आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 25वें का अथवा यास प्रारंभिक रूप में यसाक का नियम सही थी, जिसे चंगेज़ खां 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। ठीक है, और ये अर्थविधि, आज्ञप्ति आदेश, आखेट सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनियम थे। अपनी पहचान व विशिष्ट की रक्षा के लिए यास को पवित्र नियम के आविष्कार का दावा था, और यास को अपने पूर्वज चंगेज़ खां की विधि सहित कहकर प्रजा पर लागू करते थे। ये एक तरीके से नियम मान सकते हो। ठीक है, ये था। अब उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद 26वां, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य, यानी जो गोल्ड रश है उससे आप क्या समझते हो ये बताना है, परिभाषा बतानी है गोल्ड रश की। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो, गोल्ड रश 1840 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, यानी जो सोना होता है ना उनके चिन्ह मिले, इसे गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। गोल्ड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सोने का था। ठीक है, इसलिए यह उस अपराधी का नाम था, ये अपाधापी का नाम था, जिसे हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे थे। ठीक है, ये थी। इस तरीके से डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद 27वां, ये आपका आखिरी होगा, खंड ख का। अब 27वां, मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देना है, नहीं तो मेसोपोटामिया है ना, उसने विश्व को क्या दिया है, उसके 3 बिंदु लिखने हैं, पर 3 पॉइंट। अब देखते हैं क्या दी। तो इसमें आप बना
कर भी ले सकते हो, जैसे कि लेखन कला। अब इसको फुल एक्सप्लेन करोगे। मेसोपोटामिया ने भारत को मेसोपोटामिया द्वारा दी गई देना लेखन कला, ठीक है, उन्होंने लिखने की कला प्रदान की है। इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। गणित की गणनाओं का विकास किया है। शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था फैलाई, नहीं शहरी जीवन किस प्रकार से होना चाहिए वो जानकारी प्रदान की है। विद्यालय जैसे संस्थाओं के बारे में बताया, ठीक है। मोहर शहर शिल्प कृति बताई है, मोहर का निर्माण किया है। शहरीकरण का महत्व बताया, व्यापार बताया, इन सब के बारे में बताया, ठीक है। मोर, ठीक है। विवाह अपराधियों के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना, जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके दस्तावेज होते हैं, उनके बारे में बताया, कानून वानून के बारे में, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा खंड ख कंप्लीट। उसके बाद खंड गया है, ये खंड गया में बोला है कि दीर्घ उत्तर प्रश्न है। ये आपको बड़े बड़े उत्तर करने होंगे 8-8 नंबर के, ठीक है। इसमें 3 ही प्रश्न होंगे, तीनों में आपको ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला को नीचे वाला। तो इसमें हम आपको एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको समझ से किस तरीके से होंगे। तो 28वां, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरी किन दशाओं के कारण हुआ, यानी जो ये शहरीकरण है किन दशाओं के कारण हुआ था, ये आपको बताना है। और नीचे वाले ने बोला गया मंदिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिन्न अंग थे, ये बताने, जो मंदिर के बारे में बताने के अंग थे। तो इन दोनों के आंसर देखते क्या, ये मेसोपोटामिया से रिलेटेड है। तो इसमें पहले मेसोपोटामिया वाला देखते हैं, शहरीकरण वाला, ठीक है। उसके बाद मंदिर वाला देखेंगे। तो इसमें ये है, यूनानी भाषा का शब्द मैसोस यानी मध्य है। पोटामिया मतलब 2 नदियों के मध्य है, यानी इसमें बोला कि मैसो का अर्थ होता है मध्य, पोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के, इन 2 नदियों के मध्य स्थित, ठीक है, ये होता है। वो शहरीकरण के कारण पूछा, शहरीकरण के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे श्रम विभाजन था, विषयकृत था, कुशल परिवहन व्यवस्था थी, सामाजिक संगठन था। इनको फुल एक्सप्लेन करोगे, बस आपको पॉइंट बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इसके आठवें वाले में था कि वो मंदिर वाले में, ठीक है, मंदिर मेसोपोटामिया के बारे में, उसमें अभिन्न अंग था, ये बोला गया था मेसोपोटामिया एक अभिन्न अंग है, ठीक है, मंदिर। तो कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे, ठीक है, यानी जो प्राचीन शहर थे वो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंट का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जहाँ उर जो चंद्र देवता, इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थे, इनके पूजा की जाती थी, ठीक है। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे, ठीक है। इस तरीके से होगा। समय आने पर उपज और उत्पादित वस्तुओं में बदले की प्रक्रिया, यानी जो बदलने की जो प्रक्रिया होती थी वो मंदिर में ही की जाती थी, यानी अनाज के बदले, इस तरीके से प्रक्रिया, ठीक है। उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़ा हुआ था। इस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ओके, समझ आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात 29वां, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसे कैसे समाप्त किया गया, चर्चा कीजिए। यानी अमेरिका में जो दास प्रथा थी उसके बारे में बताना है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे समाप्त हुई। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो 29वें का आंसर क्या है कि दक्षिणी क्षेत्र की जो जलवायु स्थिति बहुत गर्म थी। यूरोपीय लोग बाहर काम करने में सक्षम नहीं थे। उनका मुख्य उद्देश्य दासों को श्रमिकों के रूप में नियुक्त करना था, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका उपनिवेशों के मूल निवासी जिन्हें गुलाम बनाया गया था बड़ी संख्या में मारे गए। नतीजतन बागान मालिकों ने अफ्रीका में दास खरीदे। गुलामी विरोध समूह द्वारा व्यापक विरोध किया गया, जिसके कारण दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था, बाद में लोग मारे गए थे, ठीक है। ये से होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे बोला गया लेकिन अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी गुलाम बने रहे थे, नहीं प्रथा लागू हुई तब भी गुलाम बने रहे। और उत्तर की आर्थिक दक्षिणी से बिल्कुल अलग थी, यानी जो उत्तर की अर्थव्यवस्था थी वो दक्षिण से बिल्कुल अलग थी, मिलती जुलती ही नहीं थी। अमेरिका के उत्तरी राज्यों में इन प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू कर दी, लेकिन जो दक्षिणी राज्य थे इसे ख़त्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। नहीं जो उत्तरी राज्य उसमें तो इस पर विरोध करने लग गए कि नहीं दास प्रथा खत्म की जाए, समाप्त की जाए। लेकिन जो दक्षिणी था उसमें कुछ आवाज़ ही नहीं उठी, चिंगारी भी नहीं लगी थी, ये बोला गया, ठीक है। उनके मन में ख्याल ही नहीं था। यह युद्ध 4 साल तक यानी 1861 से 1865 तक चला, ठीक है। इस युद्ध में जो उत्तरी राज्य थे वे विजयी हुए। इसकी गुलामी की संस्था को अंत में समाप्त कर दिया गया था। इस तरीके से होगा आंसर। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद 23वां, पूर्ण जागरण से आप क्या समझते हैं, यानी जो पूर्ण जागरण है उससे आप क्या समझते हो। पूर्ण जागरण तथा इटली की मानवतावाद संस्कृति की तेज़ी से प्रसार में मुद्रा की भूमिका, इसमें बोला गया है कि पूर्ण जागरण के बारे में बताइए और संस्कृति में तेज़ी से जो मुद्रा का भूमिका बतानी है, यानी जो मुद्रण है, यानी जो प्रिंट है, यानी छपाई, ठीक है, उसके बारे में बताना है आपको।
समझ आ गया, मनुत्ववाद में। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। उसमें अथवेवाल ने बोला गया है कि 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए थे। हम दोनों का आंसर देखते हैं, पहले प्रिंटिंग वाला, उसके बाद में बदलाव वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 30वां, तो पहले पूर्ण जागरण वाला, पूर्ण जागरण या फिर से जागरण। ठीक है, जो शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म या फिर से जागना, ये होता है। ठीक है, वो 14वीं-15वीं शताब्दी में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त, जो सर्वप्रथम इटली में हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका थी अधिक और सस्ते पुस्तक उपलब्ध, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसलिए विकसित हुई क्योंकि उसमें सस्ती में छपाई होने लगी थी। ठीक है, सस्ती पुस्तक मिलने लगी थी। पुस्तकों द्वारा ज्ञान का तीव्र विकास हुआ, यानी पुस्तक ज़्यादा छपेगी, सस्ते कीमत पर छपेगी, ज़्यादा लोग लेंगे कि सस्ती है, उन्हें पढ़ेंगे, जिससे विज्ञान शिक्षा बढ़ेगी। ये सारे पॉइंट है। ठीक है, ज्ञान बढ़ेगा। लोगों द्वारा तर्क में मार्ग अनुसरण, यानी बोला गया कि तर्क के मार्ग का अनुसरण, इसमें बहुत सारे तर्क दिए गए। ठीक है, अनुसरण किया गया इस तरीके से। अब उसके बाद इसमें अथवे वाला, जिसमें विद्यालय बताना था और राष्ट्रीय एकीकरण में बदलाव बताना था। ठीक है, विद्यालय व्यवस्था में और राष्ट्रीय एकीकरण में। अथवे वाले में विद्यालय व्यवस्था के बदलाव में देख सकते हो, लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया कि दोनों ही जा सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं। पढ़ाई की फीस बहुत कम की गई थी। ठीक है, आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया कि आधुनिक विचार आ रहे हैं, नए नए विचार जन्म हो रहे हैं, इसलिए जो फीसें कम की जाए। ठीक है, और राज्यों के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया, यानी जो जापानी की जो शिक्षा थी, इतिहास को पढ़ाया जाने लगा था कि आगे सारी याद रखें। ठीक है, वो किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण किया गया, यानी जो किताबों के चयन था कि इस क्लास तक ये होनी चाहिए, उस पर चयन किया गया। ठीक है, जैसे कि पहली तक ये बुक रहती है, 3 बुक 12वीं तक के आसपास की। ठीक है, 12वीं में आपकी साइंस आर्ट्स कॉमर्स हो जाते, इस तरीके से बोला गया। ठीक है, इसमें चयन किया गया था कि इस तक यही किताब पढ़ाई जाएगी। उसके बाद है माता पिता के प्रति आदर, ये सारी चीज़ें दी गई थी, शिक्षा दी गई थी। वो बाद राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास क्या किए गए थे कि पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था। और प्रशासनिक इकाइयों के लिए प्रयुक्त राजस्व की व्यवस्था की गई थी कि राजस्व किया जाना चाहिए ताकि स्कूल और स्वास्थ्य सेवा जारी रहे। ठीक है, उनको अच्छा किया जाए, इस तरीके से आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया था। इस तरीके से ये होगा, समझ आ गया। उसके बाद खंड गया होगा जो आपका 12 नंबर का होगा। इसमें 3 पैसेज होंगे, जैसे 31वां नीचे आपको दिया गया, इसको पढ़ना, उसके नीचे के आंसर देने हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 3 प्रेसिडेंट और वर्चस्व के समकालीन थॉमस जेफर ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे है जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जारी किया जाता है, कड़ा विरोध किया जाता है, इस तरीके से बोला गया। अब थॉमस जेफर कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, पहला, और थॉमस जेफरसन क्यों जाने जाते थे, और मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे, यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से एक नंबर का तीनों के आंसर हम डायरेक्ट देखते हैं कि थॉमस जेफर कौन थे, उन्हें क्यों जाना जाता था, और अमेरिका के बारे में उनके क्या विचार थे। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो थॉमस जेफर कौन थे, अमेरिका के 3रे प्रेसिडेंट थे। ओके, और दूसरा थॉमस जेफर को क्यों जाना जाता था, क्योंकि उसमें मूल निवासियों के प्रति अपने विचारों के कारण थे। ठीक है, और इसमें तीसरे का आंसर है कि अभागी नस्ल थी जिसे सभ्य बनाने के लिए उन्मूलन का औचित्य को सही ठहराया था। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद 32वां नीचे दिया गया, आपको इसको पढ़ना है। यह है गेंजी की कथा। ठीक है, उसके आंसर देने हैं। यहाँ पे देख सकते हो मुसासाकी शिकुम्बी द्वारा लिखी गई हेहान राज दरबार की यह काल्पनिक डायरी दी टैड ऑफ द गंजी जापान संहिता में प्रयुक्त कथाकृति बन गई थी। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी। ठीक है, हमें जापानी लिपि के बारे में बताया गया। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि विभिन्न लेखकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न लिपि कौन सी थी। जापानी लिपि थी, इसमें बोला गया। देखो, इस काल में जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया था। यही पॉइंट आप ले सकते हो। और महिला के सत्ता को क्या दर्शाया गया, क्यों में लेखिकाओं का विकास हुआ है, ये सारे दर्शाया गया। इस तरीके से पॉइंट लिखने हैं। और तीसरा, हिहान दरबार को काल्पनिक डायरी किसने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है काल्पनिक डायरी, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बोला गया है मुरासाकी शिकुबिनी, इसके द्वारा लिखा गया है हेहान। ठीक है, इसमें ये पूरा लिख दोगे। इस तरीके से आपको ये लिखना है, इसी में से आपको मिल जाएंगे सारे आंसर। समझ आ गया। उसके बाद अगला 33 में भी नीचे वही दी गई है, आपको स्रोत दिया वगैरह, इसको पैसेज को पढ़ना है, नीचे आंसर। जैसे कि देखते हो, गजन खान पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन का इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल, तुर्की, यायावर सेनापतियों के निम्न भाषण दिए जिसमें संभवतः उनके ईरानी
वज़ीर रशीदुद्दीन ने लिखा था और तीनों मंत्री और जिस मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था, ये बोला गया। अब इसमें देख सकते हो गजन खान कौन थे। मैं बोला कि गजन खान पहला यूसुफ खानी शासक था। तो आपको इसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। एक लाइन की है, सिंपल लिख दो कि क्या था, शासक था, इस्लामी शासक था। अब गजन दवार किस्सों के पक्ष में लेने वाले का क्या कारण था, क्यों लिया था किस्सों का पक्ष, और ये रशीदुद्दीन कौन था। तो रशीदुद्दीन का भी ये रशीदुद्दीन ने लिखा कि यहाँ पे देख सकते हो क्या है, भाषण। ठीक है, ये समझ आ गया। इस तरीके से होगा और ये बात इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपका खंड गैप ये 3 पैसेज होंगे। इसके बाद खंड है ये मानचित्र का होगा। इसमें आपको पहला, इसमें आपको 34वें के 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, ऑस्ट्रेलिया का इस तरीके से मैप दिया हुआ है। इसमें आपको 1, 2 और 3 के रूप में अंकित किया गया, उनको चिन्हों करके लेबल कीजिए। यानी इसमें आपको ये 1, 2, 3 दिया है ना, पॉइंट है, इन पॉइंटों के नाम लिखने हैं कि क्या नाम है। ओके, ये 3 नंबर का। और दूसरा है 34 का सेकंड, ऑस्ट्रेलिया के इनमें मानचित्र पर आपको दर्शाना है, यानी सिडनी और कैनबरा को दर्शाना है। सिडनी और कैनबरा कहाँ है ये आपको दर्शाना। अब इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हो ये रहा, नाम थे हेरा, डार्विन, पथ और यह एंटीज। ठीक है, इसमें भी आपको बताना था। इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपका मानचित्र दिखा दिया, इस तरीके से समझ आ गया। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर था जो हमने आपको समझा दी। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।